ED 1 to 2. 5 साल का अर्जुन अपनी माँ, पापा और छोटी बहन की पेड़ से लटकी लाशों के सामने घुटनों पर बैठा चिल्ला रहा था। क्या इंसाफ पाने के लिए कानून और इंसानियत के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ता है? यही सवाल दिल में लिए अर्जुन बदले की आग में जल रहा था, पर किस्मत ने उसे एक ऐसी जादुई शक्ति से मिलाया जो उसे बदला तो दिलवाएगी, लेकिन अर्जुन को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? आइए सुनते हैं। मिर्जापुर की पुरानी हवेली के बाहर बरगद के पेड़ से 3 लाशें रखी हुई थी और उन तीनों लाशों के ठीक नीचे खड़ा था 5 साल का बिलखता हुआ अर्जुन। पापा, पापा, कोई मेरे पापा को नीचे उतारो। लेकिन वहां मौजूद लोगों पर नन्हे अर्जुन की इस चीख पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा भीड़ में मौजूद लोग तो कुछ और ही बातें कर रहे थे। कहा तो था मैंने मास्टर जी से कि मत उलझो उस विधायक से, लेकिन नहीं, उन पर तो सच्चाई का भूत सवार था। अब देखो, गवानी पड़ी ना जान। खुद तो मरे ही, साथ में बेटी और पत्नी को भी ले मरे। अब उनके इस बच्चे को कौन संभालेगा? अरे छोड़ो, हमें क्या लेना। मेरी मानो तो इसे भी विधायक के हवाले कर दो, क्योंकि अगर विधायक को पता चला कि हम में से कोई इस मास्टर के बेटे की मदद कर रहा है तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। जल्लाद है वो, जल्लाद। ये सुनते ही भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया और गांव का एक नौजवान अर्जुन को घसीटते हुए विधायक के पास ले जाने लगा। लेकिन तभी छोड़ो, छोड़ो मुझे, अर्जुन ने चिल्लाते हुए नौजवान के हाथ पर पूरी ताकत से दांत कड़ा दिए। दर्द से नौजवान की जोरदार चीख निकल गई और उसका हाथ ढीला पड़ गया। मौका पाते ही अर्जुन वहां से भाग निकला और कीचड़ भरे खेतों के बीच से भागता हुआ रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। उसी वक्त स्टेशन से एक मालगाड़ी रवाना हुई तो आनंद फानन में अर्जुन उछलकर मालगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। नन्हे अर्जुन के हाथ फिसले, उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरा जोर लगा किसी तरह मालगाड़ी में चढ़ ही गया। जैसे ही मालगाड़ी मिर्जापुर की सीमा से बाहर निकली, अर्जुन ने अपने कांपते हाथों में मौजूद सोने के कड़े को गौर से देखा। ये उसके पिता का कड़ा था, जिस पर खुदा हुआ था सत्यमेव जयते। अर्जुन ने कड़ी को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगा पापा। मैं कसम खाता हूँ, जब तक आपके कातिलों को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ, अब होगा अर्जुन का इंसाफ। इसी के साथ अर्जुन अचानक से हांफते हुए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। पापा! अर्जुन अब 25 साल का हो चुका था, लेकिन उसका बदला अब भी अधूरा था। वो हर रात यही सपना देखता और उठकर बैठ जाता था। हमेशा की तरह आज भी वो झटके से उठा और घड़ी की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, ओ नो, 9:17, 10 बजे तो मेरा जॉब इंटरव्यू है। अर्जुन जल्दबाजी में अपने बिस्तर से उठकर तैयार होने लगा, लेकिन तभी किसी ने जोर जोर से उसका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने गर्दन में मोटी सोने की चेन पहने उसका मकान मालिक शर्मा खड़ा था। और भाई, 3 महीने से मुझे बेवकूफ बना रहा है। आज या तो रूम का रेंट दे या कमरा खाली कर। शर्मा की बात सुनते ही अर्जुन थोड़ा असहज हो गया और समझाते हुए बोला, शर्मा अंकल, अनाथ आश्रम से निकले हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं और अब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरे टैलेंट को नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को देखकर मुझे नौकरी नहीं दे रहे हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आज मेरा इंटरव्यू है। जॉब लगते ही मैं कहीं से पैसे उधार लेकर आपका रेंट भर दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शर्मा के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोला, पैसे नहीं है, लेकिन सोने का कड़ा पहनकर घूम रहा है। अरे अगर नौकरी नहीं मिल रही तो ऐसे ही बेचकर मेरे पैसे दे दे। शर्मा के इस हरकत से अर्जुन के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाया, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, इसलिए दोबारा कभी इसे बेचने की बात मत करना। अर्जुन को इस तरीके से रिएक्ट करते देखकर शर्मा के साथ आए दोनों लड़के अर्जुन की तरफ बढ़े, लेकिन शर्मा ने उन्हें रोक दिया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, तेरे पास आज शाम तक का वक्त है। अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर शर्मा वहां से चला गया और अर्जुन अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगा। उसके पास केवल एक ही शर्ट थी, जिसमें कई जगह छोटे छोटे छेद थे और उसका कॉलर फट चुका था। अर्जुन के जूते भी पूरी तरह से घिस चुके थे और जूते के साइड से उसके पैर की उंगली बाहर निकल रही थी, लेकिन मजबूरन अर्जुन वही पहनकर इंटरव्यू के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद अर्जुन को ऐसा लगा मानो वो किसी अलग दुनिया में ही आ गया हो। चारों तरफ चमचमाती व्हाइट मार्बल की फ्लोरिंग, दीवारों पर फ्रेम्ड आर्ट वर्क और एसी की ठंडी हवा, ये सब कुछ अर्जुन के लिए किसी सपने जैसा था। इसीलिए वो अपनी चमकती आंखों से चारों ओर देखने लगा। तभी वेटिंग एरिया में बैठे कुछ लड़के हंसते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। ब्रो, इसकी हालत तो देख, लगता है अभी गटर से निकल कर आया है। लगता है अब भिखारी भी मेलों के ख्वाब देखने लगे हैं। अर्जुन ने उनकी बातें तो सुनी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई, अर्जुन प्रताप सिंह, आप अंदर चले जाइए। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगे, लेकिन अर्जुन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा इंटरव्यू रूम की तरफ चला गया। अनाथ आश्रम में रहकर भी ग्रेजुएशन में 89%, अब मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अव्वल। ये तो कमाल है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई जॉब नहीं है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? इंटरव्यूअर का ये सवाल सुनकर अर्जुन के चेहरे पर फीकी मुस्कान तैर गई। उसने पोलाइटली अपना गला साफ किया और बोला, आप पहले इंसान है सर जिसने मेरी क्वालिफिकेशन चेक की है। वरना अब तक तो मुझे मेरे कपड़ों से ही जज किया जाता रहा है। शायद यही एक रीजन हो सकता है। अर्जुन की ईमानदारी को देखकर इंटरव्यूअर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमारी कंपनी टैलेंट को मौका देती है मिस्टर अर्जुन, और आपकी प्रोफाइल तो काफी इंप्रेसिव है, इसलिए हम आपको ये मौका जरूर देंगे। तो बताइए, आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? यह सुनते ही, क्योंकि अब उसकी स्ट्रगल के दिन खत्म होने वाले थे, जब आप कहें सर। ग्रेट,
तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम को हमारी एचआर टीम आपको ऑफर लेटर भेज देगी। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत इंटरव्यूअर को थैंक यू कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी रूम का दरवाजा खुला और एक 5 फुट 7 इंच का लड़का कमरे के अंदर आया। हेलो, माय नेम इज दक्ष सिंह राणा। मेरे चाचा जी ने आपको कॉल किया होगा। ये सुनते ही इंटरव्यूअर के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई और वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए। बैठते हुए दक्ष ने अर्जुन की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, तुम क्या यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। अभी तो सिर्फ जॉब मिली है, सैलरी तो 1 महीने के बाद ही आएगी। अब शाम तक रेंट कहाँ से अरेंज करूँ? अर्जुन अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके दोस्त टोनी का फोन आ गया। टोनी ने उसे बताया कि शाम को एक बहुत रईस इंसान के घर पर पार्टी है जहाँ वेटर की जरूरत है। एक रात का 5000 मिल रहा है और साथ में लग्जरी डिनर भी उनकी तरफ से रहेगा। टोनी का ऑफर सुनने के बाद अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने टोनी को हाँ बोल दिया और खुशी से झूम उठा। शाम होते ही अर्जुन ग्रेटर कैलाश के एक वीआईपी बंगले पर पहुंच गया। वहां शहर के अमीर लोग और पॉलिटिशियंस का जमावड़ा लगा हुआ था। अर्जुन ने तुरंत वेटर की ड्रेस पहनी और सबको ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने लगा। तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कॉलेज की दोस्त वेदिका, जिसे अर्जुन दिल ही दिल में पसंद करता था, वो अपने दोस्तों के साथ हंसकर बातें कर रही थी। दरअसल अर्जुन जिस पार्टी में वेटर बना था वो पार्टी वेदिका की बर्थडे पार्टी थी। उसे देखते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत बाथरूम में गया और अपने वेटर वाले हुलिये को बदलकर सीधा वेदिका के पास पहुंच गया। हैप्पी बर्थडे वेदिका। ये सुनते ही पहले तो वेदिका ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अजीब सी आवाज में पूछा, अरे अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने बड़ी सीरियस टोन में वेदिका से कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ वेदिका। आज मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वेदिका की सहेलियों की हंसी छूट गई। वहीं वेदिका के एक्सप्रेशंस भी अचानक से ही सरकास्टिक हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक लड़का वहां आया और वेदिका की कमर में हाथ डालते हुए बोला, व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट? अर्जुन ने जब अपने सामने का नजारा देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसके सपनों का महल एक झटके में ही चकनाचूर हो गया। ये वही लड़का था जिससे अर्जुन आज सुबह इंटरव्यू के वक्त मिला था, दक्ष सिंह राणा। अर्जुन अभी इस सब से उभर भी नहीं पाया था कि वेदिका ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, देखो ना बेबी, ये अर्जुन मेरे कॉलेज में पढ़ता था, कह रहा है आज इसे नौकरी मिली है, इसलिए मुझे प्रपोज करने आया है। इन सड़क छाप भिखारियों पर दया खाकर थोड़ा ठीक से बात क्या कर लो, ये तो गले ही पड़ जाते हैं। वेदिका की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अर्जुन को वेदिका से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसका दिल टूट सा गया। लेकिन उसे असली झटका मिलना तो अभी बाकी था। दक्ष अर्जुन के करीब आया और हंसते हुए बोला, वैसे तुम जिस नौकरी की बात कर रहे हो वो तो मुझे मिल चुकी है। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसे दक्ष की बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि इंटरव्यूअर ने खुद उससे कहा था कि जॉब उसकी है। मगर तभी अर्जुन के फोन पर कंपनी के एचआर का कॉल आया और उसने अर्जुन से कहा कि सुबह उनकी कंपनी की तरफ से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। जिस पोजीशन के लिए अर्जुन का सिलेक्शन हुआ था वो तो ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ से फोन छूट गया। अबे मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने से पहले अपनी औकात तो देख लेता, भिखारी की औलाद कहीं का। अर्जुन तो पहले ही पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था, ऊपर से दक्ष ने उसे भिखारी की औलाद कहकर उसके पापा की बेइज्जती कर दी थी, जिसे अर्जुन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बिना कुछ सोचे दक्ष के चेहरे पर एक जोरदार घूसा दे मारा। अर्जुन का घूसा इतना ताकतवर था कि दक्ष का जबड़ा हिल गया और उसके चेहरे से खून टपकने लगा। लेकिन अगले ही पल दक्ष ने खुद को संभाला और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हरामखोर, तेरी ये हिम्मत! इतना कहकर वो अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। रुको! ये आवाज इतनी रौबदार थी कि उसे सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो गए। अचानक से अर्जुन को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो सामने लगभग 60 साल का एक रौबीला आदमी खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि दक्ष का चाचा मिनिस्टर महिपाल सिंह राणा था। महिपाल सिंह राणा का नाम भले ही अर्जुन को याद नहीं था, लेकिन इस चेहरे को वो कभी नहीं भूल सकता था। इसीलिए उसकी आंखों में खून उतर आया। तू? अर्जुन चिल्लाते हुए आपे से बाहर हो गया और महिपाल सिंह की तरफ झपटने लगा। लेकिन तभी वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। पार्टी का माहौल खराब होते देख महिपाल सिंह ने दक्ष को इशारा किया और वो पार्टी में आए सभी मेहमानों को लेकर वहां से बाहर चला गया। अब मेंशन में केवल महिपाल सिंह और उसके गुंडे ही मौजूद थे। अर्जुन ने गुस्से में एक गार्ड को हाथ से घुमाकर हवा में उछाल दिया और वो साउथ इंडियन फिल्मों की तरह उड़ता हुआ दूर एक टेबल पर जा गिरा। यह देखकर दूसरा गार्ड अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन के एक ही पंच में वो जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। दोनों गार्ड्स को धराशायी करने के बाद अर्जुन महिपाल सिंह की ओर मुड़ा। शैतान, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब होगा अर्जुन का इंसाफ। अर्जुन ने चिल्लाते हुए टेबल पर रखे कैंडल स्टैंड को उठाया और महिपाल सिंह की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही पल महिपाल सिंह ने अपनी पिस्टल निकाली और अर्जुन पर गोली दागी और धम्म की आवाज के साथ अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह से बंद होती, महिपाल सिंह राणा अर्जुन के पास आया और उसके बालों को पकड़कर ठंडी आवाज में बोला, गंदी नाली की पैदाइश, मैंने तो न जाने कितने कीड़ों को कुचला है, तो तू बता, तू उनमें से किस कीड़े की औलाद है? यह सुनकर अर्जुन तिलमिला उठा, लेकिन गोली उसके सीने में लगी थी और खून बहुत ज्यादा बह चुका था, इसीलिए अर्जुन जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। इसे जमुना में फेंक दो, हरामखोर की हड्डियां तक नहीं मिलनी चाहिए। महिपाल सिंह के गुंडों ने आदेश का पालन किया और अर्जुन को एक पत्थर से बांधकर सीधा यमुना नदी में फेंक दिया।
पत्थर की वजह से अर्जुन का शरीर तेजी से नीचे की तरफ खींचने लगा, मगर तभी अचानक से अर्जुन की बेहोशी टूटी और वो हड़बड़ाकर हाथ पैर मारने लगा। लेकिन पत्थर का भार उसे और तेजी से नीचे की ओर खींचते हुए नदी के तल तक ले गया और अर्जुन की हर कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन तभी एक पीतल का पुराना सा काई लगा लोटा तेजी से बहता हुआ अर्जुन के पास आया और एक तेज लहर के साथ उछलकर सीधा अर्जुन के सिर से जा टकराया। इस झटके की वजह से लोटे पर बंधा लाल कपड़ा खुल गया और अचानक से दिल्ली के आसमान भयानक बिजलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देखते ही देखते अचानक से यमुना नदी के भीतर का माहौल बदल गया। नदी में भयानक लहरें उठने लगी और चारों ओर अजीब से भंवर उठने लगे। कुछ ही पलों में अर्जुन के चारों तरफ एक जादुई गोल घेरा बन गया और किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर से बंधा पत्थर आजाद कर दिया। अगले ही पल लोटे से हरी रोशनी निकली और उसी के साथ धुएं का एक पतला सा छल्ला सीधे अर्जुन के शरीर में समा गया। जैसे ही धुआं अर्जुन के शरीर में पहुंचा, नदी के तल में अर्जुन की भयंकर चीख गूंज उठी। देखते ही देखते उसके शरीर में धंसी हुई गोली मांस और खून को चीरते हुए बाहर की ओर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हरा धुआं गोली को बाहर धकेल रहा हो। गोली बाहर आते ही अर्जुन का शरीर खुद ब खुद नदी के तल से ऊपर की ओर उठते हुए किनारे पर आकर ठहर गया। धीरे धीरे अर्जुन के जख्म ठीक होने लगे, गोली का निशान भरने लगा, अर्जुन की सांसें नॉर्मल होती गईं और वह होश में आने लगा। लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी चमक कौंधी और दूर कहीं एक धूमकेतु टूटकर धरती की ओर पड़ने लगा। अगले ही पल अर्जुन की सांसें उखड़ने लगी, उसे हिचकियां आने लगी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आखिर उस लोटे में ऐसी कौन सी रहस्यमय
जैसे ही पीतल के पुराने लोटे से निकली रहस्यमयी शक्ति ने अर्जुन के शरीर में प्रवेश किया, उसके सीने में लगी गोली एक झटके से बाहर आ गई और उसके घाव ठीक होने लगे। देखते ही देखते भयानक बिजलियां कड़कने लगी और हवा का तेज बवंडर अर्जुन के चारों ओर घूमते हुए उसे पानी से बाहर लाने लगा। लेकिन तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी, मानो कोई धूमकेतु टूटकर धरती की ओर बढ़ रहा हो। उसे देखते ही हवा में उड़ता अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा और अगले ही पल हिचकियों के साथ उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। कई घंटों तक अर्जुन के ठंडे पड़े शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन फिर रात के लगभग 3 बजे अचानक से अर्जुन को होश आने लगा। जैसे ही अर्जुन की आंखें खुली तो उसने तुरंत घबराकर अपनी छाती टटोली जहां उसे गोली लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। मेरे घाव ठीक कैसे हो गए? वो तुरंत पार्टी में हुई उस घटना को याद करते हुए बोला। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मुझे अच्छे से याद है, पार्टी में उस महिपाल सिंह राणा ने मुझे गोली मारी थी। फिर ये सब क्या है? अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे। वो बेचैन आंखों से चारों तरफ देखने लगा, मानो उस रहस्यमयी शक्ति को ढूंढ रहा हो जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी उसके पेट में तेज ऐंठन होने लगी। इस हल्की चीख के साथ अर्जुन को बेतहाशा भूख महसूस होने लगी। वो तुरंत अपने पेट को पकड़कर वहां से उठा और जल्दी से मेन रोड पर आ गया। लेकिन रात के अंधेरे में वो इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका था और वहां दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। भूख से तड़पता अर्जुन उस सुनसान रास्ते पर करीब 1 किलोमीटर पैदल चला तो आखिरकार एक गली के नुक्कड़ पर उसे छोटी सी दुकान दिखाई दी। रात में चलने वाली इस छोटी सी गुमटी जैसी पराठे की दुकान को एक सरदार जी चला रहे थे और कुछ नौजवान लड़के लड़कियां वहां खड़े होकर गर्मा गर्म पराठों का लुत्फ उठा रहे थे। अर्जुन भागता हुआ वहां पहुंचा और जल्दबाजी में ऑर्डर देते हुए बोला, बाजी बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ पराठे लगवा दो। सरदार जी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, ओए काके, पराठे तो मैं लगा दूंगा, पर पैसे तो है ना तेरे पास? अर्जुन ने हामी में सिर हिलाया तो सरदार जी ने एक प्लेट में कुछ पराठे लगाए और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिए। अर्जुन ने आओ देखा ना ताओ और सीधा खाने बैठ गया। लेकिन अगले 15 मिनट के अंदर ही अर्जुन वहां मौजूद लोगों के लिए एक अजूबा बन गया। एक तो वैसे ही यमुना में फेंके जाने की वजह से उसके कपड़े गीले हो चुके थे और शरीर पर जगह जगह कीचड़ लगा हुआ था। ऊपर से अर्जुन अब तक 25 पराठे खा चुका था। ये सब देखकर दुकान वाले सरदार जी को अर्जुन पर थोड़ा शक हुआ और वो अर्जुन के पास जाकर बोले, ओए काके, अगर खाना हो गया हो तो पराठों के पैसे दे दे। ये सुनते ही अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पाजी, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, और बोलो। इतना कहकर जैसे ही उसने अपना हाथ पैंट की जेब में डाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका फोन उसकी जेब में नहीं था। वो हैरानी से अपनी जेबें टटोलने लगा तो उसे समझ आया कि उसका फोन यमुना में बह गया है। वो धीमी आवाज में दुकानदार से बोला, जी वो मेरा फोन यमुना में बह गया है, मैं आपको सुबह पैसे लाकर दे दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और भीड़ में से एक लड़के की तंज भरी आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। अबे कम से कम बहाना तो ऐसा बना कि उस पर यकीन किया जा सके। अर्जुन ने तुरंत पलटकर आवाज की दिशा में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, दुकानदार ने उस लड़के से पूछा, अरे रोहित, तू जानता है इसे? ये सुनते ही रोहित नाम के उस लड़के ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, अरे पड़ोसी है मेरा पाजी, रोज इसकी और इसके मकान मालिक की बातें सुनता हूँ। 3 महीने से कमरे का किराया तो इसने दिया नहीं है, आपके पैसे क्या खाक चुकाएगा? भिखारी है ये, भिखारी। रोहित की बातें सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह गुस्से में रोहित की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से सरदार जी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोले, ओए कहाँ जा रहा है? पहले पैसे निकाल, फिर यहाँ से हिलना। जैसे ही सरदार जी ने अर्जुन के गिरेबान पर हाथ डाला तो अचानक अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी नस नस में मानो बिजली सी कौंध, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें अजीब से हरे रंग से चमकने लगी। वह पलटकर सरदार जी पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी भीड़ के बीच में से एक लड़की चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों में थोड़ी भी इंसानियत बची है या नहीं? सिर्फ खाना ही तो खाया है ना इसने, कोई चोरी तो नहीं की है ना?
इतना कहते हुए उस लड़की ने तुरंत 500 रुपए का नोट निकाला और सरदार जी की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए, जितना भी हिसाब हुआ है इसमें से काट लीजिए। हालांकि अर्जुन ने तुरंत उस लड़की को रोकने की कोशिश की। नो, इट्स ओके मैम, बाजी पैसे मैं दूंगा। मगर सरदार जी ने अर्जुन को नजरअंदाज किया और लड़की के हाथ से पैसे लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्जुन लड़की की तरफ मुड़ा और विनम्रता से बोला, थैंक यू मैम, आप मुझे प्लीज अपना नंबर दे दीजिए, मैं सुबह आपके पैसे वापस कर दूंगा। यह सुनते ही वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैम नहीं, अंबिका, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खास हो। अंबिका की आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिसकी वजह से अर्जुन का उबलता हुआ गुस्सा अचानक से शांत हो गया था। उसने तुरंत चौंकते हुए पूछा, खास? मैं कुछ समझा नहीं। इससे पहले कि अंबिका अर्जुन के इस सवाल का जवाब देती, पीछे से एक लड़का हरियाणवी में टॉन्ट मारते हुए बोला, अरे भाई, भूखे तो हम भी हैं, कोई मारी भी भूख मिटा दे तो मजा आ जावे। अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक टेबल के पास 7-8 लड़के खड़े थे, जिनके एक हाथ में बियर की बोतल और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उन्हें देखते ही अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दांत पीसते हुए उनकी तरफ बढ़ा। इनकी तो मैं, पर अंबिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। भौंकने दो उन्हें, जस्ट इग्नोर। अभी अंबिका ने इतना ही कहा था कि उसे अपने कंधे पर एक लड़के का हाथ महसूस हुआ। अरे हम इतने भी बुरे ना है मैडम, एक बार हमारी भी तो भूख मिटा दो, सच में बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि उस लड़के की बात पूरी हो पाती, अंबिका ने बिजली की रफ्तार से उसके हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर टेबल पर पटक दिया। फिर वो अपने घुटने से उस लड़के का गला दबाकर बोली, गलत लड़की को छेड़ दिया तूने, हलक में हाथ डालकर कलेजा बाहर खींच लूंगी, समझा? अंबिका का ये रूप देखकर अर्जुन हैरान रह गया। तभी एक दूसरा लड़का पीछे से अंबिका पर हमला करने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे गले से पकड़ा और जमीन पर पटककर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, चुपचाप निकल लो यहाँ से, नहीं तो इतना तोड़ूंगा कि घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। ये सब देखकर उन गुंडों का सरदार प्रधान तुरंत हरकत में आ गया। उसने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाली और चिल्लाते हुए बोला, अब मैं तड़ने ना छोड़ूंगा छोरे। इतना कहते हुए प्रधान ने हवा में फायर कर दिया। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई और आसपास खड़े सभी लोग सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़े हुए। दुकान वाले सरदार जी ने भी आनन फानन में दुकान का शटर गिराया और रफू चक्कर हो गए। अब वहां अर्जुन, अंबिका और उन गुंडों के अलावा कोई नहीं था। हालांकि गोली चलने की वजह से अंबिका थोड़ा बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर या घबराहट का नामो निशान नहीं था। जल्दी ही प्रधान के गुंडों ने अर्जुन को घेर लिया और अंबिका को पीछे से दबोचकर खड़े हो गए। ये देखकर प्रधान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में वासना की चमक आ गई। सीधे सीधे मान जाती तो आसानी से छोड़ देता, पर ना, थारे अंदर तो बहुत गर्मी है ना। अब देख, थारी गर्मी की कर उतारे से यो प्रधान, वो भी इस लौंडे के सामने। इतना कहते हुए प्रधान ने अंबिका की छाती की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी अचानक से अर्जुन को एक झटका सा लगा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके शरीर में अजीब सा करंट दौड़ा, जिसकी वजह से उसके पूरे बदन पर नसें उभर आई और उसने आसमान की तरफ देखकर एक शैतानी हुंकार भरी। अर्जुन की यह हुंकार इतनी भयानक थी कि सारे गुंडों का खून ही सूख गया। प्रधान का हाथ भी हवा में ही रुक गया और वो आंखें फाड़कर अर्जुन को देखने लगा। देखते ही देखते वहां का मौसम बदलने लगा। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान भयानक बिजलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन के सिर पर खून सवार हो चुका था और उसका शरीर अजीब तरीके से बदलने लगा था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी और उस पर अजीब से कांटे निकल आए थे। उसकी आंखों का रंग गहरा हरा हो चुका था और उसके हाथों से चिंगारियां निकल रही थी। अर्जुन का ये विकराल रूप देखकर प्रधान के हाथ पैर फूल गए। यो क्या है? यो छोरा तो राक्षस बन गया है। हर कोई अर्जुन का ये रूप देखकर डर से कांप रहा था। वो सभी वहां से भागना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके पैर ही बांध दिए हों। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और एक एक करके उन सभी गुंडों को ऐसे उठा उठा कर फेंकने लगा, मानो जैसे वो सब घास के तिनके हों। किसी की हड्डियां टूटी तो किसी की पसलियां, लेकिन अर्जुन ने उन पर रहम नहीं दिखाई। अर्जुन में आए इस अचानक बदलाव ने अंबिका को भी चौंका दिया था। उसने तुरंत अर्जुन को शांत करने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अर्जुन तो मानो जैसे अपने होश में ही नहीं था। उसने दहाड़ते हुए प्रधान का हाथ पकड़ा
और उसे जड़ से उखाड़ दिया। प्रधान की भयानक चीख से पूरा इलाका गूंज उठा और उसके हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन अर्जुन का गुस्सा अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। यह देखकर अंबिका आगे बढ़ी और उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। अंबिका का स्पर्श मिलते ही अर्जुन का गुस्सा शांत होने लगा। लेकिन तभी अंबिका के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ में मौजूद 6 कोणों के आकार वाले एक ब्रेसलेट को अर्जुन की पीठ पर गड़ा दिया। अगले ही पल एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट हुआ और अर्जुन करीब 10 मीटर दूर जा गिरा। उसके अंदर मौजूद शक्ति अचानक से कहीं गायब हो गई और दर्द से कराहता हुआ अर्जुन धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अर्जुन को हुआ क्या था और वह अचानक से बेहोश क्यों हो गया? आखिर कौन है अंबिका और उसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट का राज क्या है? आखिर कौन सी शैतानी शक्ति ने अर्जुन को अपने वश में किया है और क्या अर्जुन निकल पाएगा उसके चंगुल से? जानने के लिए सुनते रहिए।